हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम चैप्टर 5 ज्योग्राफी क्लास 10th का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की समरी और माइंड मैप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समरी डिस्कस करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं, जिनमें से इंडिया एक है। मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज कौन सी होती हैं? जिसमें फ्लोरा और फौना मतलब प्लांट एंड ट्रीज एंड एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेरियस स्पीसीज पाई जाती हैं। जिन कंट्रीज में बहुत तरह तरह की, उनको मेगा बायोडाइवर्स कंट्री कहा जाता है। द प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? जब कोई भी प्लांट कम्युनिटी या एक लंबे पैमाने पर, बड़े स्तर पर जो प्लांट्स हैं वो नेचुरली ग्रो होते हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना ह्यूमन एड के नेचुरली ग्रो होते हैं, उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। वर्जन वेजिटेशन भी यही होता है, जब कोई भी नेचुरल वेजिटेशन बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन रहती है, मतलब ह्यूमंस का उसमें डिस्टरबेंस नहीं होता है बहुत लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक, तो उस वेजिटेशन को हम, ऐसी नेचुरल वेजिटेशन को हम वर्जन वेजिटेशन कहते हैं। एंडेमिक एंड एक्सोटिक दो तरह की स्पीसीज होती हैं, चाहे प्लांट्स हों या फिर चाहे एनिमल्स हों, चाहे फ्लोरा हो। फ्लोरा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स और ट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट वेरियस स्पीसीज पाई जाती हैं, वो फ्लोरा उनको बोला जाता है। और फौना एक पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स की, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, उसको फ्लोरा बोला जाता है उस रीजन का। एंडेमिक या इंडिजेनियस स्पीसीज कौन सी हैं? ऐसी वर्जन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन ओरिजिन, जो जिनका जो ओरिजिन है, जो उनकी शुरुआत जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है, या इंडिया से ही उनकी शुरुआत हुई है, उनको हम एंडेमिक या इंडिजेनियस स्पीसीज कहते हैं, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो। जैसे अगर इंडिजीनियस स्पीसीज की बात करें तो एशियाटिक लायन जो है वो आपको गिर, जो गुजरात में है गिर फॉरेस्ट, वहीं पर मिलेगा, तो वो वहाँ की जो है एंडेमिक स्पीसीज हो गई। जैसे कंगारू हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया की एंडेमिक स्पीसीज हो गई। और दूसरा, जिनका ओरिजिन फॉरेन कंट्री होता है, दूसरी जगह से होता है, आउटसाइड द कंट्री, उस देश की नहीं होती हैं, ठीक है, उनको हम एक्सोटिक स्पीसीज बोलते हैं। क्लियर? वेरियस रिलीफ एंड क्लाइमेटिक फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब किसी जगह पर किस तरीके की नेचुरल वेजिटेशन होगी, ये डिपेंड होता है वहाँ के रिलीफ फीचर पर और वहाँ की क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रिलीफ में आपका जो लैंड है, जो सॉइल है, किस तरीके की है, वो सब आते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके की उस पर्टिकुलर एरिया में होगी। लैंड एंड सॉइल जो है वो रिलीफ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर, फोटो पीरियड या प्रेसिपिटेशन, तो किस तरीके का टेम्परेचर वहाँ रहता है, फोटो पीरियड मतलब सनलाइट कितनी मिलती है वहाँ पर, कितनी ड्यूरेशन के लिए, प्रेसिपिटेशन जितना कोई भी, चाहे वाटर की फॉर्म में चाहे स्नो की फॉर्म में, जो हमारी अर्थ पर जो पानी बरसता है, मिलता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वेदर इट इज़ रेनफॉल और स्नो या जो भी है, ठीक है, वो सब प्रेसिपिटेशन के अंदर आता है। ये सारी क्लाइमेटिक जो है फैक्टर्स हैं। रिलीफ फैक्टर्स हो गए लैंड एंड सॉइल, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन टेम्परेचर वेजिटेशन जोन्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, और जो ज़्यादा हाइट पर होते हैं उनको एल्पाइन टाइप के होते हैं। ये अलग अलग वेजिटेशन के जोन्स हैं जी। फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, मतलब उन्हें दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग क्वालिटी, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको, मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन और उन सबको ख़त्म करने के लिए, क्लीन करने के लिए, प्योर करने के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं जो फॉरेस्ट हैं। इंडिया और मोस्ट ऑफ इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन जो हिमालय रीजन में या हिली रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है, खासतौर से सेंट्रल इंडिया में, और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर। इकोसिस्टम एक टर्म है यहाँ पर, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इकोसिस्टम क्या होता है? द इंटरलिंकेज
एंड इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंस और एक दूसरे से उनका जुड़ाव, किसका, ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, सारी प्लांट और एनिमल स्पीसीज का आपस में, इन देयर फिजिकल एनवायरमेंट में, अपने फिजिकल एनवायरमेंट में, ठीक है। इकोसिस्टम में जो है बायोटिक अबायोटिक दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, लिविंग भी नॉन लिविंग भी। लिविंग में तो ये प्लांट एनिमल आ जाते हैं आपके, और नॉन लिविंग में जो सॉइल हैं और इस तरीके का, ठीक है, वाटर वहाँ पर है, तो ये सब मिलाकर एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। बाद में बड़े जो इकोसिस्टम होते हैं उनको हम बायोम बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लेवल इनका बढ़ता चला जाता है। मेजर वेजिटेशन टाइप्स, इंडिया में जो वेजिटेशन के टाइप हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप में। तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे इनके नाम में ही है एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट भी इन्हें बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है या उससे भी ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होता है, ठीक है। बहुत लंबे 60 मीटर और उससे भी लंबे लंबे पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। रेन फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। देन उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको दो टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया है, मोस्ट MOIST मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये इनके रेनफॉल जितना इनको मिलता है, रेनफॉल का अमाउंट उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट को। अगर 200 से 100 के बीच में रेनफॉल मिलता है तो वो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, और 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बिटवीन रहता है अगर रेनफॉल, तो फिर वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। और सबसे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा हमारे पार्ट पर यही पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा जो पार्ट है उस पर आपको जो है डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे। देन जिनमें 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वो थॉर्न फॉरेस्ट, स्क्रब्स होती हैं। रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर, तो डेजर्ट वाला जो मेनली एरिया होता है वहाँ पर होता है। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट जो हिली रीजन पर होते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर, इन्हें को अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। और लास्ट में आते हैं मैंग्रूव फॉरेस्ट। मैंग्रूव्स फॉरेस्ट आर टाइडल वेजिटेशन फाउंड अलोंग द कोस्टल रीजन, तो समुद्र के किनारे कोस्ट जो होती हैं हमारी, जैसे सुंदरबन में आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे मैंग्रूव, जो बे ऑफ बंगाल है उधर वो वाला रीजन है, सो सुंदरी वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैंग्रूव ट्री है ये, और इसी के नाम पर पूरा जो एरिया है सुंदरवन डेल्टा, जो काफ़ी बड़ा डेल्टा है, उसका नाम पड़ा है। तो सुंदरी एक मैंग्रूव ट्री का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन पब्लिशेज रेड लिस्ट ऑफ क्रिटिकल, रेड डेटा लिस्ट जो है, ठीक है, या रेड लिस्ट जो है वो क्रिटिकली थ्रेटन्ड एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज को वो पब्लिश करता है। कौन करता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, रेड लिस्ट को। इंडिया हैज़ 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, सारे पूरी दुनिया की बर्ड स्पीसीज को देखा जाए तो 13% इंडिया में है। फिश की अगर बात करें तो 12% है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ? 1972 में, याद रखने वाला फैक्ट है ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंडिया में बना, जिससे जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग इसमें नॉर्म्स दिए गए हैं। आगे आता है द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स लेड देम टू बिकम एंडेंजर्ड। हमने जो बहुत एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक उनका जो शोषण किया है, ऐसे ही रेकलेसली कटिंग की है उनका हंटिंग की गई है, शिकार किया गया है, ठीक है, एनिमल्स का, प्लांट्स को काटा गया है, तो वो एंडेंजर्ड हो गए हैं, मतलब बिल्कुल खतरे में आ गए हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, बहुत कम बचे हैं। और एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो ही चुके हैं कुछ तो ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं और एनिमल स्पीसीज हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं? हंटिंग है, पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज, डिफॉरेस्टेशन आर मेजर थ्रेट्स। हमारे पूरे जो इकोसिस्टम है जिसमें प्लांट एनिमल सब होते हैं, इनके लिए हंटिंग, पॉल्यूशन,
ये सारा का सारा जो है एक मेजर थ्रेट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स उठाए हैं हमारे फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क सेटअप करना, बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें 3 जोन होते हैं, ट्रांजिशन जोन है, बफर जोन, और अंदर वाला जो होता है वो आपका कोर जोन होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट। वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नेचुरल इकोसिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल। हमें ये याद रखना चाहिए कि फ्लोरा और फोना जो है हमारे सर्वाइवल के लिए भी, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट जो हैं उनको हमें जो है कंजर्व करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वो हमें करना चाहिए, और पूरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अब माइंड मैप को देख लेते हैं। अभी जो पूरी समरी हमने देखी है, अब माइंड मैप में क्विकली उसको रिव्यू कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। देखिए नेचुरल वेजिटेशन बताया है इन्होंने यहाँ सबसे पहले। नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली, किसी भी एरिया में बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, ह्यूमन जो है उनके इंटरफेरेंस के, उनकी छेड़छाड़ के बिना जो भी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। और बिना डिस्टरबेंस वो काफ़ी लंबे पीरियड तक रहते हैं, उसको वर्जन वेजिटेशन बोलते हैं। अभी हमने देखा इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, रिलीफ है, रिलीफ में टोपोग्राफी आती है, जैसे टाइप ऑफ लैंड, किस तरीके की लैंड है, ठीक है, प्लेन एरिया है, हिली रीजन है, डेजर्ट है, ये सब। ऐसे ही सॉइल, ब्लैक सॉइल है, किस तरीके की सॉइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सब रिलीफ फीचर्स में होते हैं। क्लाइमेट, इट इंक्लूड्स टेम्परेचर इसमें आता है, फोटो पीरियड हमने देखा था, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इकोसिस्टम, द फिजिकल एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टेड विद एयर, वाटर, सॉइल, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की वेजिटेशन को। क्लियर। आगे आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो हमने अभी देखा। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे जिन्हें रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। रीजन कहाँ पर हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट देखिए, अगर ये एक इंडिया का अगर मैं बनाऊं, जो नीचे का साउथ इंडिया का अगर मैप देखें तो इसमें ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, वेस्टर्न घाट्स हैं ये पूरे के पूरे, ठीक है। ये हमारा इंडिया का ईस्टर्न घाट है इधर, ठीक है। तो ये वाला रीजन में आइलैंड्स ऑफ, आइलैंड ग्रुप्स में अपर असम, असम की तरफ, और कोस्टल तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर भी ये मिलते हैं। कौन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लाइमेट कैसी होती है जी, वार्म और वेट होती है थ्रू आउट द ईयर, और इनका कोई डेफिनेट टाइम पीरियड भी नहीं होता, अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड करने का, पतझड़ का कोई इनका डेफिनेट पीरियड नहीं होता। और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अबव होता है, जैसा मैं बता चुका हूँ। कैसे, जो यहाँ पर पेड़ जो कमर्शियली बहुत यूज़फुल हैं, इबोनी, महागनी, रबर, लेमूर्स, और ये फिर जानवर हैं कुछ, ठीक है, कुछ ये पेड़ के नाम थे, एलिफेंट, राइनोसोर, ये सब वहाँ पर ऐसी फ्लोरा और फौना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलती है। अब डेसीडियस की बात करते हैं। डेसीडियस 2 टाइप का था। मोस्ट डेसीडियस मतलब 100 से, जो 200 से 100 के बीच में जो है वो आपका मोस्ट डेसीडियस है, और 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल अमाउंट मिलता है इतना, तो वो ड्राई डेसीडियस है, ठीक है। सबसे बड़े रीजन पे हैं ये डेसीडियस फॉरेस्ट जो है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, पेनिसुला प्लेट्यू जो है हमारा, प्लेन एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ये यहाँ पर ये वाले जो फॉरेस्ट हैं पाए जाते हैं। क्लाइमेट कैसी होती है, 100 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में ही, हॉट समर्स और कूल विंटर्स होती हैं। फ्लोरा फोना कैसा है, टीक, साल, पीपल, नीम, ये सब पेड़ वहाँ पर मिलते हैं। टाइगर, एलिफेंट, डियर, ये सब अलग अलग प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हैं जी। उसके बाद थर्ड की बात करें तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं, स्क्रब्स एंड थॉर्न फॉरेस्ट जो हैं, जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, ये रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। कहाँ पर हैं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ पार्ट्स हैं, और डेक्कन प्लेट्यू पे ये मिलते हैं, ठीक है। ये एकेसिया, पाम, कैक्टस, फॉक्स, ये कुछ पेड़ और प्लांट्स वगैरह हैं, और बाद में फॉक्स वॉल्फ, ये कुछ जो है एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट में।
रीज़न, अब माउंटेन फॉरेस्ट का हाई एल्टीट्यूड्स पर मिलते हैं ये, माउंटेनियस एरिया जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश, जो हमारे पूरे माउंटेन और या हिली रीजन है वहाँ पर मिलेंगे आपको ये माउंटेन। क्लाइमेट समर, कूल इन समर में ठंडे रहते हैं, वेरी, और ठंड जब आती है विंटर्स तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ वाली ही होती हैं यहाँ पर। रेनफॉल मॉडरेट ही होता है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी कर सकता है। फ्लोरा फोना, कश्मीर स्टैग या कश्मीरी स्टैग बहुत फेमस, जो कश्मीर में ही मिलता है, वहाँ की ही एंडेमिक स्पीसीज़ है ये। स्नो लेपर्ड, याक, सिल्वर फर, और ये पाइन बाद में फिर ये पेड़ों के नाम हैं कुछ, और शुरुआत में जो है एनिमल्स के हैं। नेक्स्ट आते हैं लास्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये, डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, जो सुंदरबन है, सुंदरी वृक्ष या ट्री वहाँ पर मिलता था। महानदी, गोदावरी, ठीक है, ये सब जो डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा को आपको पता होगा, देखिए एक साइन होता है इस तरीके का, तो ये नदी बनाती हैं जहाँ पर उनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, तो जो गाद और अपने साथ जो सिल्ट और वो सॉइल और सैंड लाती है ना, वो जमा होता रहता है और फ्लो बिल्कुल पानी ऐसे निकलता है, तो यहाँ पर जो ये बनता है इसी को डेल्टा कहते हैं, ठीक है जी। तो डेल्टा एरिया जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के या महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा कावेरी, इन रिवर्स के डेल्टा रीजन्स में जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में खास तौर से। क्लाइमेट हाई ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ पर, कोस्टल एरिया की ही मिलेगी, हॉट समर्स हैं, विंटर्स सुहावनी होती हैं, प्लीजेंट्स। फ्लोरा फोना, सुंदरी ट्री है, पाम, कोकोनट, ठीक है, और ये बाकी रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल, ये सब भी वहाँ पर मिलते हैं फ्लोरा और फोना की बात करें तो। और फाइनली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो स्टेप्स हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना गया 1972 में, जिससे इनकी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए, सबसे इम्पोर्टेंट था प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो एंडेंजर्ड हो रहे थे, जो भी एनिमल या प्लांट स्पीसीज, उनको लेकर एक अभियान चलाया गया, पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया गया, उनको किस तरीके से जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व के अराउंड हैं शायद, और नेशनल पार्क्स हैं 100 से ज़्यादा, और 500 से ज़्यादा आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स बनाए गए डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। तो ये सब, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बॉटेनिकल गार्डन, प्रोजेक्ट टाइगर और ऐसे प्रोजेक्ट चलाना, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब गवर्नमेंट के स्टेप्स थे जो हमारे फॉरेस्ट और हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर ये ख़त्म होता है। थैंक यू।